नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का रॉयल एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। एंशिएंट हिस्ट्री की इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण उत्तर वैदिक काल की, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक फैला हुआ था। ये काल ऋग्वैदिक काल के बाद आता है और भारतीय समाज में गहरे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इस काल में वेदों की रचना पूरी हो चुकी थी और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिवेश जैसे ग्रंथों की रचना आरंभ हुई। समाज में वर्ण व्यवस्था और जटिल यज्ञों का बोलबाला था, लेकिन इसी समय आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक विचार भी विकसित होते हैं। आज के इस संक्षिप्त अध्ययन में हम जानेंगे कि कैसे उत्तर वैदिक काल ने वैदिक सभ्यता को जन से राज्य की ओर अग्रसर किया और किस तरह यह काल बाद में महाजनपद युग की नींव बना। तो देखिए, शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, यानी 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लोहे का प्रयोग स्टार्ट होगा तो कौन सी लोहयुगीन संस्कृतियों का विकास होगा। ठीक है, तो लोहयुगीन संस्कृति का विकास होता है। उत्तर वैदिक काल के हमको स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो उत्तर वैदिक काल के स्रोत हमको कहाँ से मिलते हैं? 3 वेद। कौन से? ऋग्वेद को छोड़ के। ऋग्वेद तो वैदिक काल में आ जाता है और वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल ही बोला जाता है। ठीक है, तो 3 स्रोत कौन से हैं? 3 वेद कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिवेश, ये हमारे क्या स्रोत है किसके? उत्तर वैदिक काल के। अब देखिए, इन वेदों के बारे में चर्चा करते हैं। उसमें से आता है सबसे पहले सामवेद। ठीक है, सामवेद में किसका वर्णन है? म्यूजिक का। ठीक है, सामवेद में म्यूजिक का वर्णन है, संगीत का वर्णन है। पुरोहित कौन होता था? उदगाता। ठीक है, पुरोहित कौन होता था? उदगाता। ब्राह्मण कौन से थे? शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण थे। और उपवेद कौन सा है? सामवेद का धनुर्वेद। ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछा जाता है उपवेद वगैरह, तो ध्यान रखना सामवेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। ठीक है, उसके बाद में आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? कर्मकांडों का वर्णन है। ध्यान रखना। ठीक है, रिचुअल है ना, कर्मकांड या रिचुअल्स का वर्णन किसके अंदर है? यजुर्वेद के अंदर है। यजुर्वेद का पुरोहित कौन है? अदर्यु। ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमने सामवेद का कौन देखा था? सामवेद का पुरोहित कौन था? उदगाता। और यजुर्वेद का पुरोहित कौन है? अदर्यु। ब्राह्मण कौन सा इसका? पंचविश एवं जमीन है। ठीक है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? पंचविश एवं जमीन है। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। उसके अलावा सामवेद का उपवेद कौन था? धनुर्वेद। ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में किन चीज़ों का वर्णन है? मैजिक का, मेडिकल साइंस का। ठीक है, इन चीज़ों को, तो मैजिक किसके अंदर है? अथर्ववेद के अंदर। म्यूजिक किसके अंदर देखा था हमने? सामवेद के अंदर। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल साइंस भी किसके अंदर है? अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद का पुरोहित कौन होता था? ब्रह्मा। ब्राह्मण कौन से थे इसके? गौपति। ध्यान रखना। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिलवेद। ये ध्यान रखना। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिलवेद। अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे? तो ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर किसका वर्णन था? वेदों का आडंबरपूर्ण वर्णन किसके अंदर मिलता है हमको? ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर मिलता है। किसका? वेदों का आडंबरपूर्ण वर्णन। ठीक है, उसके बाद देखिए उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? उप यानी समीप, निषेध होता है बैठना, यानी गुरु के समीप बैठना पे ज्ञान हासिल करना ही क्या होता है? उपनिषेध का अर्थ है। ठीक है, कितने उपनिषेध टोटल? 108 उपनिषेध है। भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है किसको? उपनिषेध को भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। अब देखते हैं हम उत्तर वैदिक काल का आर्य का कैसे विस्तार हुआ उत्तर वैदिक काल में, उसके बारे में देखें। ठीक है, अब देखिए, इस फेज में आर्य सब सिंधु क्षेत्र से ईस्ट वे साउथ की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए वैदिक काल में क्या रहता है? आर्य कहाँ पर रहते थे? सब सिंधु प्रदेश में रहते थे, पर धीरे धीरे आर्य क्या करेंगे? अपने विस्तार करना चालू कर देंगे। अब किधर जाएंगे? ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ईस्ट में आर्य खाते जाएंगे, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र तक अपना विस्तार करेंगे। और साउथ में आर्य खाते जाएंगे, नर्मदा व सतपुड़ा तक अपना विस्तार करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ईस्ट में आर्य खाते गंगा यमुना के दोआब तक अपना विस्तार करेंगे और साउथ में आर्य नर्मदा व सतपुड़ा तक अपना विस्तार करेंगे। देखिए, इस चित्र में दर्शाया गया है आर्य, देखिए ना। ठीक है, आर्य पहले कहाँ रहते थे? वैदिक काल में कहाँ रहते थे? ये सब सिंधु प्रदेश के अंदर आर्य निवास करते थे। इस सब सिंधु प्रदेश के अंदर धीरे धीरे क्या करेंगे? आर्य अपने ईस्ट में वृद्धा चालू कर देंगे। ईस्ट में कहाँ तक? गंगा यमुना का दोआब है, वहाँ तक ईस्ट में आर्य आगे बढ़ेंगे। और वेस्ट में कहाँ तक जाएंगे? नर्मदा और सतपुड़ा तक विस्तार करेंगे ईस्ट में। ध्यान रखना। ठीक है, आर्य। ठीक है, पहले कहाँ रहते थे? सब सिंधु प्रदेश में ना, वैदिक काल में कहाँ रहते थे? सब सिंधु क्षेत्र तो वहाँ रहते थे। धीरे धीरे आर्य का ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, ईस्ट की तरफ गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र वहाँ तक आ जाएंगे और दक्षिण में कहाँ तक जाएंगे? नर्मदा सतपुड़ा तक जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद में देखिए उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, ठीक है। अब देखिए हम देखे थे वैदिक काल में तो राजतंत्र के साथ साथ क्या था, गणतंत्र है, लोगों का भी शासन था, लोगों की उसमें भूमिका थी। पर उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आएगा कि अब व्यवस्था कैसी हो जाएगी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। यानी राजा प्रजा का भेद स्पष्ट होने लगेगा। राजा का पद अनुवांशिक हो जाएगा, ठीक है, कि अब राजा का बेटा ही राजा बढ़ेगा, अनुवांशिक रूप से राजा का पद हो जाएगा। राजा प्रजा से अलग रहने लगा, ठीक है, जैसे पद उसका अनुवांशिक होगा, राजा है ना प्रजा से दूरियां बनाना स्टार्ट कर देगा और राजा प्रजा से एकदम अलग रहने लगेगा। अब देखिए अलग रहने लगेगा तो सभा समिति की भूमिका क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। सभा समिति की भूमिका कम होती जाएगी और स्थायी सेना राजा रखने लग जाएगा, परमानेंट सेना अब रखने लग जाएगा राजा, ठीक है। अब देखिए हम पढ़े थे बलि के बारे में ना, बलि एक कर था, पर वैदिक काल में देखे तो बलि एक कैसा था, ऐच्छिक कर था, ठीक है, जो राजाओं को अपनी सुरक्षा के लिए दिया जाता था। पर अब बलि कैसा बन जाएगा, एक बाध्यकारी कर बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बलि क्या होगा, एक बाध्यकारी बाउंडेड कर बन जाएगा। अब देखिए बलि क्या होता था, प्रोडक्शन का कितना हिस्सा देना था, 1/16 हिस्सा, 1/16 भाग किसको देना था, राजा को देना था, ठीक है। अब बाध्यकारी कर बन जाए किसमें, उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में कैसा था, ओनली बाध्यकारी कर नहीं था वैदिक काल में, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता था। अब बाध्यकारी बन जाता है। अब देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना ना, ठीक है, कि जो उत्तर वैदिक काल में जो टैक्सेशन ऑफिसर थे ना, जो राजस्व अधिकारी थे, उनको क्या बोलते थे, भागदत्त संग्राहिता, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, भागदत्त और संग्राहिता बोलते हैं टैक्सेशन को। अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल का आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए हमने देखा था कि वैदिक काल में क्या था, प्राथमिक व्यवसाय क्या होता था उनका, पशुपालन करते थे, ध्यान रखना, है ना, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर ना। तो वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय क्या रहता है, पशुपालन, ठीक है, और द्वितीय व्यवसाय क्या रहता है वैदिक काल में, कृषि। पर ध्यान रखना उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय अब क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, और द्वितीय व्यवसाय अब क्या हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, उल्टा है, ध्यान रखना, ठीक है। वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय क्या है, पशुपालन है, द्वितीय व्यवसाय क्या है, कृषि है। पर उत्तर वैदिक काल में प्राथमिक व्यवसाय कृषि हो जाता है और द्वितीय व्यवसाय क्या हो जाता है, पशुपालन हो जाता है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, उत्तर वैदिक काल में स्थायी आवास बना के रहने लग जाएंगे। अब देखिए हम देखें तो उसमें वैदिक काल में तो कैसा सिस्टम था, ओनली वस्तु विनिमय प्रणाली थी, करेंसी सिस्टम नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मुद्रा, करेंसी सिस्टम चला जाएगा, है ना, करेंसी सिस्टम की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए मापन की इकाई कौन कौन सी इसमें उत्तर वैदिक काल में, निष्क और शतमान, ये मापन की इकाई हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में देखिए धीरे धीरे किसका यूज किसका बढ़ेगा, लोहे का ना, ठीक है, लोहे की खोज हो चुकी थी, लोहे का ना, तो लोहे का यूज बढ़ेगा। अब देखिए एग्रीकल्चर में जो भी कुछ सामान बनाने के लिए कुछ भी बनाना है उसके लिए आयरन चाहिए, आयरन होगा तो मतलब खेतीबाड़ी में ज़्यादा खेती कर पाएंगे लोग, ठीक है, मशीनें ज़्यादा बना पाएंगे ना, उससे सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन होने लगे, कैसे होने लगे, सरप्लस, यानी सरप्लस का मतलब होता है एक अपनी जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा जो अगर प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन, ठीक है। अब सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा चीज़ें बचेगी ना, तो रीजन क्या था इनका, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का रीजन था यूज ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे का यूज होने लग गया था। इस वजह से खेतीबाड़ी में जो फसल होती थी, प्रोडक्शन होता था फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा, ठीक है। रीजन क्या था, वही यूज ऑफ आयरन। उससे क्या होगा, आयरन से उपकरणों के साक्ष्य मिलते हैं, विधान में कहाँ मिलते हैं, आयरन के उपकरणों के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, अंतर्जी खेड़ा से मिले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आयरन के उपकरणों के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं, अंतर्जी खेड़ा से मिले। अब देखिए सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या होता है, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, किसके कारण, आयरन यूज के कारण। अब देखिए लोगों की ज़रूरत क्या होगी, बढ़ जाएगी, लोगों की ज़रूरत बढ़ेगी तो क्या होगा, आविष्कार ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आविष्कार होंगे तो नई नई वस्तुएं बनना चालू हो जाएगी, नई नई वस्तुओं के लिए क्या किसकी आवश्यकता होगी, बाजार की और मुद्रा की, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है, सरप्लस एग्रीकल्चर को, ठीक है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पादन होने लग गया, ठीक है, किसके कारण, आयरन के यूज के कारण। ज़मीन भी कैसी थी, फर्टाइल उर्वरक ज़मीन थी, है ना, ठीक है। तो लोगों की ज़रूरत अब क्या होगी, बढ़ने लगी और आविष्कार होने लगे। आविष्कार होंगे तो उनको मतलब कोई नई नई चीज़ें बनेगी तो उनको बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए और मुद्रा चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो नई नई वस्तुओं का उत्पादन शुरू होगा, बाजार होगा, मुद्रा आई जाएगी ना, तो नगरीकरण, उससे नगरीकरण की शुरुआत होगी, किसकी जरूरत है, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण की शुरुआत होगी, ठीक है। अब ध्यान रखना 600 BC का आते आते बड़े बड़े नगर जनपद अस्तित्व में आ जाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, महाजनपद काल, ठीक है। तो 600 BC का आते आते बड़े बड़े नगर या जनपद अस्तित्व में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन, है ना, 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से मिट्टी के बर्तन मिले। तो उत्तर वैदिक काल में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन 4 प्रकार के थे, कौन कौन से, ध्यान रखना, काले रंग के मृदभांड, कौन से रंग के, काले रंग के ना, ब्लैक कलर के मृदभांड, उसके बाद में लाल कलर के मृदभांड,
उसमें दोनों को मिला देना, काले लाल को, तो अब क्या हो गए काले लाल रंग के मृदमान। और चौथा कौन सा था, चित्रित दूसरा रंग। ठीक है, इनके नाम ध्यान रखना, पूछ जाता है एग्जाम में ना। ठीक है, 4 टाइप के मृदमान बनते हैं किसमें, उत्तर वैदिक काल में। कौन कौन से, काले रंग के मृदमान, लाल रंग के मृदमान, लाल काले रंग के मृदमान और चित्रित दूसर रंग के मृदमान। अब देखिए उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। अब देखिए उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था, वही पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, इनकी जो बेसिक यूनिट आधारभूत इकाई क्या थी, तो कुल क्या थी, कुल थी, है ना। कुल को क्या बोलते थे, फैमिली बोलते थे। ठीक है, उसके बाद में फैमिली से मिलकर क्या बने होते थे, गांव बने होते थे जिनको बोलते थे ग्राम। ग्राम से मिलकर विश्व बने होते थे, विश्व से मिलकर जन बनता था, जन से मिलकर एक राष्ट्र बनता था। ठीक है, तो आधारभूत इकाई क्या थी, फैमिली, है ना, यानी कुल। ठीक है, अब देखिए वर्ण व्यवस्था में कठोरता अपना शुरू हो गई। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें उसमें क्या आ गई, कठोरता आ गई। अब व्यवसाय धीरे धीरे कैसे हो गए, पैतृक हो गया, है ना। ठीक है, पूर्वजों के आधार पर, है ना, जो व्यवसाय डिसाइड होने लग गए। इसी वजह से समय के साथ वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का रूप ले लेगी, ध्यान रखना। ठीक है, व्यवसाय कैसे हो गए, पैतृक हो गए, तो धीरे धीरे क्या करेगी, अब जो वर्ण व्यवस्था किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ध्यान रखना, यज्ञ व कर्मकांड का महत्व ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, जैसे जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी तो यज्ञ व कर्मकांड का महत्व ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, यज्ञ और कर्मकांड बनेंगे तो ब्राह्मण अपना वर्चस्व बना लेंगे, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ेगा। ठीक है, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ेगा, वही महिलाओं व शूद्रों की स्थिति कैसी हो जाएगी, अब दयनीय हो जाएगी। ठीक है, महिलाओं की और शूद्रों की स्थिति क्या हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। हम देखे थे हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल तक आते थे महिलाओं की स्थिति कैसी हो जाती है, एकदम दयनीय हो जाती है ना। अब देखिए महिलाओं व शूद्रों को हासिल करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, महिलाएं और शूद्रों को क्या था, हासिल करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। शिक्षा क्या हासिल करने का, शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। हम देखे थे वैदिक काल में भी क्या महिला और उनको मतलब महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार था, पर उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार समाप्त हो जाता है। उत्तर का जो वैदिक काल देखे थे उसमें कौन कौन थी महिलाएं, ठीक है, देखे थे ना, अपाला थी, ठीक है, घोषा थी, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा हासिल करने का इसमें अधिकार नहीं था। ठीक है, अब देखिए महिलाएं सभा समिति में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, हम देखे थे वैदिक काल में तो महिलाएं क्या करती थी, सभा समिति में भाग ले सकती थी, पर उत्तर वैदिक काल में महिलाएं सभा समिति में भाग नहीं, क्योंकि उनकी कैसी हो जाएगी, दयनीय स्थिति हो जाएगी, ब्राह्मणों को वर्चस्व बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइम की विदुषी महिला कौन कौन सी है, गार्गी व मैत्री, ध्यान रखना। ठीक है, विदुषी महिला कौन कौन सी है इस टाइम की, गार्गी व मैत्री। नियोग प्रथा प्रचलित थी, ध्यान रखना, नियोग प्रथा प्रचलित है। अब देखिए नियोग प्रथा क्या होती है ना, इसके बारे में देखिए ना, तो ध्यान रखना नियोग प्रथा क्या होती है। नियोग प्रथा होती है, मान के चलिए जैसे कोई स्त्री है ना, उसका पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है। एक कारण तो ये हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसका पति जो है जो बच्चा करने में असमर्थ है। ठीक है, बच्चा पैदा करने में अगर असमर्थ है तो महिला क्या करती थी, मतलब किसी मतलब किसी सेकंड पर्सन का सहारा लेके मतलब वो अपना बच्चा पैदा कर सकती थी। ठीक है, अपने किस लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए, आपको कुल को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा कर सकती थी। इसी को बोलते हैं नियोग प्रथा। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तर वैदिक काल में नियोग प्रथा प्रचलित थी। अब देखिए उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था क्या थी। तो धार्मिक व्यवस्था में देखें तो पूजा प्रार्थना का उद्देश्य क्या था, सिर्फ भौतिक समृद्धि। ठीक है, हम देखे थे वैदिक काल में भी जो पूजा प्रार्थना का उद्देश्य क्या था, भौतिक समृद्धि था। ठीक है, पूजा प्रार्थना में तंत्र मंत्र आडंबर कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान में वृद्धि हो गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणों को वर्चस्व हुआ, तो पूजा अर्चना प्रार्थना तंत्र मंत्र आडंबर कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान में क्या हो गया, वृद्धि हो गई। कर्मकांड ज़्यादा होने लग गया ना, आडंबर वाली चीज़ें ज़्यादा होने लग गई। ठीक है, अब इस टाइम फिर प्रमुख देवता कौन हो जाता है, प्रजापति, ध्यान रखना। ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा। ठीक है, प्रमुख देवता कौन हो जाता है उत्तर वैदिक काल में, प्रजापति, जिसको बोलते हैं ब्रह्मा। रुद्र क्या हो जाएगा, पशुओं के देवता, रुद्र कौन हो जाएंगे, पशुओं के देवता। विष्णु कौन है, लोगों के पालक। ठीक है, ध्यान रखना उत्तर वैदिक काल में विष्णु लोगों के पालक हो जाएंगे। और पूषण हो जाएगा क्षुद्रों के देवता। इससे पहले हम देखे थे वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे, पशुओं के देवता था, पर उत्तर वैदिक काल में जो पूषण किनके देवता हो जाएंगे, शूद्र के देवता। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से कैसे बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, उनको महाजनपद कहा जाने लगा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉयल एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहें, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।